अस्सलाम एवरीवन। सो लेट अस टॉक अबाउट हमारे पास ऑप्टिक न्यूराइटिस का अगला पार्ट जहाँ पर हमने बात कर ली है वो है हमारे पास टाइप्स मैंने आपको बताया था तीन है, पेपिलाइटिस, न्यूरोरेटिनाइटिस एंड रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। इन तीनों टाइप्स में मैं फिर से कह रही हूँ कि डिफरेंस आपको लाजमी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पेपिलाइटिस हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व है, न्यूरोरेटिनाइटिस हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व अलॉन्ग विद द सम एरिया ऑफ रेटिना एंड रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है आपके पास ऑर्बिटल पोर्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। इस वजह से बिकॉज आपके एमसीक्यूज में ना ये आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से। मैं डेफिनेटली आपकी अलग से ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूंगी जिसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह भी डिस्कस कर लूँ, लेकिन आपको साथ साथ जो बता रही हूँ जहन में जरूर रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस, किस तरह से प्रेजेंट करता है। जनरल पहले बात करते हैं जो जनरल सिम्टम्स और साइंस है, और फिर मैं बताऊंगी कि स्पेसिफिकली इन तीनों में क्या क्या आते हैं। जो जनरल सिम्टम्स और साइंस है उसमें सबसे पहले सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे कि हमारे पास ऑफ कोर्स सी बात है, आप देखिए ऑप्टिक नर्व के आप फंक्शंस अगर अपने जहन में रखें ना तो यू कैन मेक इट आउट योरसेल्फ। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है, हमारी जो विजन है वो है ही ऑप्टिक नर्व की वजह से। तो ऑप्टिक नर्व के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी तो उसकी वजह से जो विजन है उसको किसी ना किसी हद तक जरूर फर्क पड़ेगा। तो पेशेंट सबसे पहले जो है उसको विजुअल एक्विटी कम हो जाएगी या फिर डिक्रीज कहीं ना कहीं पर उसकी विजन में कमी आएगी, डिक्रीज विजन के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पहला उसकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही होगी, ठीक है, ये डेफिनेट सी बात है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नॉर्मली देखा गया है कि एज है पेशेंट्स की जिनको ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है वो ज्यादा ओल्डर एज नहीं है, मीन एज 30 ईयर्स होता है, ठीक है। 30 साल मतलब मीन 20 से 50 ईयर्स में होता है। ये ऐसा नहीं है जिस तरह हमारी कुछ डिजीज है ना जो ओल्ड एज की है, तो इसमें इतनी ओल्डर एज नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो अगली पेशेंट की कंप्लेन होती है, आपको पता है कि हमेशा मरीजों को दो चीजें जो है ना वो बहुत तकलीफ देती है। एक तो जाहिर है कहीं भी दर्द हो रहा हो, अगर उनको बड़ी से बड़ी बीमारी उनको दर्द ना होना तो वो अक्सर औकात नोटिस नहीं लेते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन पेन हो तो वो बर्दाश्त नहीं होता, खसूसन ज्यादा हो। और फिर अगर आपको कोई भी ऑर्गन का फंक्शन लूज हो रहा हो तो ये चीज बर्दाश्त नहीं। सपोज आपके कान है, कोई बीमारी है, कुछ नहीं कह रहा उन्हें तो इट्स फाइन, लेकिन अगर उनका जरा सा भी सुनने में मसला आएगा तो डेफिनेटली वो उसको सोचेंगे कि यार ये क्या मसला है। तो एक तो उनको नजर आने का वो कहेंगे कि कम आ रहा है, दूसरा वो आपको कहेंगे कि दर्द है, ठीक है। दर्द का वो जब आपको बताएंगे, स्पेशली दर्द तब होना जब आपकी आंख इधर उधर आईबॉल मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब दर्द क्यों है, देखें हमें इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन ऑप्टिक नर्व में कहीं पर हमारे पास है। इन्फ्लेमेशन वाले एरिया में आपको पता है हमेशा चीज ज्यादा साइज में भी बड़ी हो जाती है, एडीमा भी हो जाता है, एरिया पे प्रेशर पड़ रहा होता है आपकी सारी नर्व से। तो वो जो प्रेशर है ना वो आईबॉल की मूवमेंट जब जब होती है वो आपको पेन कॉज करता है, स्पेशली रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस में, क्योंकि इसमें ज्यादा पोर्शन इन्वॉल्व है ना, पूरा ऑर्बिटल पोर्शन है ऑप्टिक नर्व का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और जो चीज होती है जिस जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं जिससे दे आर फॉस्फीन्स, ठीक है। फॉस्फीन्स कहते हैं, फॉस्फीन्स कभी कभार आपके एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ये बेसिकली ये है कि आपको ना ऐसा वो ये आपको कहते हैं कि जब जब हमारी आंख पे हम ऐसे दबाते हैं ना, मतलब जाहिर है आपको पता है, देखिए आपको आंख पे दर्द हो रहा होगा कि ये पेशेंट की आंख है सपोज, उसे इस पे दर्द हो रहा है तो वो फौरन हाथ रखेगा किसी तरह कि मेरा दर्द ठीक हो, ठीक है। अपना हाथ हम उस जगह रखते हैं जहां दर्द हो रहा होता है, लेकिन प्रेशर से वो कहते हैं कि हमें अपनी विजन में ऐसी शाइनी, हमें ऐसा लगता है जहां पर सामने जैसे हम देख रहे हैं तो हमें उड़ते हुए कोई धागे नजर आ रहे हैं या फिर ऐसे स्पार्कलिंग, मतलब वो कहते हैं कुछ रोशनियां सी नजर आती हैं छोटी छोटी सी, जैसे जुगनू हो उस टाइप की, उनको फॉस्फीन्स कहते हैं। ये पेशेंट की विजन में उसे नजर आती है इस वजह से कि ऑप्टिक नर्व का जो पार्ट हमारे पास इन्फ्लेम हो गया है वो जाहिर सी बात है मैसेजेस सही नहीं लेके जा पा रहा, तो मैसेजेस की इनकरेक्शन की वजह से, एक्सोप्लाज्म की इनकम्प्लीट फ्लो की वजह से ये सब कुछ अपेयर हो रहा होता है, तो उसको फॉस्फीन कहते हैं जो पेशेंट जिससे प्रेजेंट करता है। तो बहरहाल ये तीन उसके मेन सिम्टम्स होंगे। साइंस में फिर से वही बात है जो ऑप्टिक नर्व के फंक्शन याद करने के, सबसे पहले विजुअल एक्विटी आप चेक करेंगे तो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। उसके बाद ऑप्टिक नर्व की वजह से ही हम सब कुछ देख रहे हैं और कलर्स की परसेप्शन है, तो कलर विजन भी हमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। फिर जब मैंने आपको इसके फंक्शन बताए थे, मैंने एक और फंक्शन कहा था कि दो चीजों में डिफ्रेंशिएट करना, यानी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। ये सारा कुछ मतलब एवरीथिंग, अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो विजुअल एक्विटी के अंडर ही सब कुछ आता है, कलर विजन भी, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी भी। जाहिर है नजर आ रहा है तो ये सब कुछ हो रहा है, नजर में ये सब कुछ है। अगर इनमें से या तो कलर विजन ठीक नहीं होगा या कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट ये कहेगा कि मुझे सही नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल विजुअल एक्विटी से मुराद ये कि उसकी जो आपको 6/6 जिसे हम कहते हैं वो भी डिक्रीज हुई भी होगी, कलर्स भी मसले कर रहे होंगे, कंट्रास्ट भी दो चीजों का खराब होगा, और फिर हमारे पास टेंडरनेस भी प्रेजेंट होगी। टेंडरनेस से मतलब है कि मैंने अभी आपको कहा पेशेंट को पेन उसे कहेगा और हम ये कहेंगे कि
हाथ लगाने पे दर्द है तो टेंडरनेस उसे कह देंगे। और फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या नजर आएगा। उससे पहले एक और चीज होती है रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, ये भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट क्या है, ये मैं आपको ना अलग से एक वीडियो बना के छोटी सी 2-3 मिनट की मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी सिर्फ मोटा सा बता देती हूँ। आपको पता है हमारी ये 2 आंखें हैं, ठीक है। अगर हम किसी एक आंख में भी टॉर्च शाइन करते हैं और दूसरे में नहीं करते, तो जब भी लाइट आंख में पड़ती है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ना सिर्फ इस आंख का बल्कि इस आंख का भी करेगा, ठीक है। लाइट आप इस आंख में डालें या इसमें डालें, प्यूपिल एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और दोनों आंखों का करेगा, बिकॉज ऑप्टिक नर्व से जो हमारा मैसेज जा रहा है, आपको पता है कि वो क्रॉस ओवर होता है, ऑप्टिक क्याज्मा बनता है रास्ते में। ऑप्टिक नर्व का ये पाथवे है ना कि इधर आंख से जाती है, इधर आंख से जाती है, क्याज्म बनता है और उसके बाद फाइबर्स की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। तो बहरहाल ऑप्टिक नर्व की डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ इतना आप जहन में रखें कि हम लाइट इस आंख में शाइन करें या इस आंख में करें, जब भी लाइट पड़ती है तो आंख का प्यूपिल फौरी तौर पे दोनों आंखों का एक साथ कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स है ये स्लगिश हो, सपोज ऐसा हो कि मैं इस आंख में लाइट डाल रही हूँ तो दोनों प्यूपिल एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फिर मैं स्विंग करके इस आंख में डाल रही हूँ तो जो दोनों प्यूपिल हैं, मतलब ज़ाहिर इस आंख को पहले रिस्पॉन्स करना है, पहले से मुराद है कि दोनों को एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट करना चाहिए, लेकिन आहिस्ता कंस्ट्रिक्ट करे, एकदम नहीं किया। फिर मैंने लाइट इसमें डाली, फिर एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, फिर मैंने लाइट इसमें डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्ट्रिक्ट हुए। तो मतलब ये कि इस आंख में कोई प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर स्लगिश रिफ्लेक्स आ रहा है टुवर्ड्स द लाइट, उसको हम कहते हैं रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में बताया बहुत डिटेल में, मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगी। अगर ऐसा हो ना कि दोनों आंखों में बिल्कुल कंस्ट्रिक्शन हो ही नहीं रहा, ना रही हो बिल्कुल भी लाइट के डालने पे, तो फिर से हम कहते हैं अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। लेकिन क्योंकि एक आंख में हो रही है और दूसरी में नहीं हो रही, और दूसरी में भी देर लगा के हो रही है, स्लगिशली हो रही है, तो फिर रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट कहते हैं उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि ऑप्टिक नर्व में मसला है और एक आंख की ऑप्टिक नर्व में मसला है, तो जिस आंख में प्रॉब्लम होगी उस आंख में RAPD हमें प्रेजेंट मिलेगा। ये स्विंगिंग फ्लैश लाइट से हम चेक करते हैं, ये मैं पूरा सा ना अलग से वीडियो बता दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, और ये तो हो गए पेशेंट के जनरल साइंस एंड सिम्टम्स। अब देखते हैं कि हम जब फंडोस्कोपी करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑलमोस्ट ये बात ना मैंने आपको बता भी दी थी जब मैंने आपको तीनों की डेफिनेशन बताई थी कि हमारे पास, अब आप देखें पेपिलाइटिस में आई टोल्ड यू कि ऑप्टिक नर्व का हेड में प्रॉब्लम है, ठीक है। हेड ऑफ द ऑप्टिक नर्व हमें किस तरह से नजर आता है, फंडोस्कोपी करते हैं हमें ऐसे पूरा गोल सा फंडस नजर आता है, उसमें हमें एक जगह पर नजर आती है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्टिक डिस्क वाले पोर्शन में ही ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन है, तो ये हमें इन्फ्लेम्ड नजर आएगी सबसे पहले, मतलब इसके ब्लरी मार्जिन होंगे, आसपास वेसल्स में इन्फ्लेमेशन फैली हुई होगी, तो यहाँ पर जितनी वेसल्स है वो सारी हमें इंगॉर्ज्ड मिलेंगी, ठीक है। इंगॉर्ज्ड वेसल्स होंगी, उसे हम कहते हैं हाइपरीमिया ऑफ द डिस्क हुआ हुआ है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया में भी। और थोड़े बहुत हमें हेमरेजेस मिलेंगे अगर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा थी और उसने वेसल्स को इफेक्ट कर दिया, तो हम उन्हें कहेंगे स्प्लिंटर हेमरेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमें सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं पेपिलाइटिस में। न्यूरोरेटिनाइटिस में मैंने आपसे क्या कहा था कि साथ का जो फंडस का ये जो ऑप्टिक डिस्क है उसके साथ रेटिना का एरिया इन्वॉल्व है, और रेटिना के एरिया इन्वॉल्व होने की वजह से जो हमारे पास गैंग्लियन सेल्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व होकर इन्फ्लेम होती हैं, तो वो ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक ना यूं करके इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिनल गैंग्लियन सेल जब अपेयर होती है तो बिल्कुल स्टार की अपीयरेंस बनती है, इसलिए उसे हम कहते हैं कि मैक्युलर स्टार है। तो ऐसे आपको मिलेगा, और आसपास की बाकी सारी वही है कि हाइपरीमिया ऑफ द वेसल्स हो जाएगा, इंगॉर्ज्ड वेसल्स हैं, सारी डिस्क का हाइपरीमिया है, और उसके साथ स्प्लिंटर हेमरेजेस वो सब सेम है, सिर्फ एक मैक्युलर स्टार भी साथ होगा। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। फिर जो हमारे पास रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है, उसमें अब आपको पता है कि ऑप्टिक नर्व डिस्क ऑप्टिक नर्व का हेड बिल्कुल ठीक है, ऑर्बिटल पार्ट में कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑर्बिटल पार्ट में मसला है ना, ये अगर हमारे ऐसे करके आए हैं और यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है और दिस इज द पूरा ऑर्बिटल पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक कहीं पर प्रॉब्लम है, ये सारी में प्रॉब्लम है, लेकिन हेड इज नॉर्मल इन रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। तो अब क्या होगा कि हमारे पास फंडोस्कोपी पे हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज हेड तो नॉर्मल है, फंडस तो बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसमें मसला यही है कि पीछे से ऑप्टिक नर्व में मसला है, तो इस वजह से इसके बारे में ये कहा जाता है कि ना तो पेशेंट का कुछ नजर आ रहा होता है क्योंकि ये बहुत सिवियर फॉर्म होती है, क्योंकि इसमें पीछे सब कुछ इफेक्ट हो चुका होता है, ऑप्टिक नर्व बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुकी होती है, तो पेशेंट की विजुअल एक्टिविटी बहुत खराब होती है, ना पेशेंट को कुछ नजर आ रहा होता है, और एग्जामिनर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट जब देखता है तो उसे भी फंडोस्कोपी पे कुछ नहीं नजर आता। तो ये रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के बारे में कहा जाता है कि नाइदर द ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट नॉर द पेशेंट सीज एनीथिंग, दोनों को ही कुछ नजर नहीं आता, ठीक है। तो बारह याद रखना आपने। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले विजुअल फील्ड चेक करेंगे, तो आपको उसकी विजुअल फील्ड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही ना, उसकी विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज है तो कोई ना कोई स्कोटोमा मिलेगा। स्कोटोमास भी हम अलग से किसी पार्ट में आपको बता दूंगी, किसी को कोई मसला हुआ तो आप मुझसे पूछना लाजमी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे
उसका इवोक्ड पोटेंशियल जब हम मशीन से चेक करेंगे तो वो भी ज़ाहिर है नॉर्मल होगा। एमआरआई कराएंगे तो एमआरआई में हमें ये है कि अगर जैसे हमें डिजीज हो ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको बहुत ज़्यादा वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन में प्रॉब्लम मिलती है, तो जब आपको प्लेक्स नजर आते हैं तो फिर आप कंफर्म कर लेते हैं एमआरआई से कि दिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज मैंने आपको बताया था ना वही है। उसके बाद जनरली ब्लड की सीपी और ईएसआर वगैरह इसलिए कराएंगे कि पता चले कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर होगा तो वो ब्लड सीपी और ईएसआर में वाइट सेल काउंट इंक्रीज हुआ हुआ हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सीरोलॉजिकल टेस्ट तब कराएंगे जब हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी नहीं होगा, जब हमारा ब्लड सीपी ईएसआर भी ठीक होगा, तो फिर सीरोलॉजी से हमें चेक करेंगे कि सिफिलिस वगैरह तो नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, उससे पता चल जाएगा। और लंबर पंक्चर भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंफर्मेशन के लिए, लाइक डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की बाकी कंडीशंस कैसी हैं और किस डिजीज की तरफ जा रहा है तो हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ट्रीटमेंट भी कॉज पे ही डिपेंड करती है। स्टीरॉइड थेरेपी हम नॉर्मली देते हैं, लेकिन जाहिर है आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पूरा ट्रीटमेंट रेजिमेंट आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, स्टीरॉइड दे दिए, फलान दे दिया, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो पूरा ड्रग रेजिमेंट है वो आपकी हर बुक में मिल जाता है, जितोई में या जोगी में, वॉट एवर यू रीड, तो उसमें से आपने वो याद करना है। हम सबसे पहले उसमें इंट्रावीनस देते स्टीरॉइड है, मिथाइल प्रेडनिलोसोन देते हैं, ठीक है। ये स्टीरॉइड पहले हमने देनी होती है, उसमें मिथाइल प्रेडनिलोसोन 3 दिन के लिए, फिर आप इंटरफेरॉन बीटा भी उसमें देते हैं इंट्रामस्कुलर, और साथ वाइटामिन भी ऐड करते हैं, लाइक पूरा जो उसका ड्रग रेजिमेंट है ना वो आपको आना चाहिए फॉर मल्टीपल स्क्लेरोसिस कि उसकी ऑप्टिक न्यूराइटिस को किस तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिक न्यूराइटिस खत्म हो जाता है। यार गाइज, लाजमी तौर पर ना आपको कोई भी बात नहीं समझ आती आप मुझसे लाजमी पूछ लिया करें, कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ रह जाता है, एंड इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली कवर ऑल द टॉपिक्स ऑफ IENT, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथो एंड थर्ड ईयर। कोशिश तो यही है, अगर कोई भी मसला हो लाजमी। थैंक यू।